Hello everyone, so this is my video for the second video of modern physics. I used to make earlier videos of very small, maximum 1 hour, but this video might be a 4 hour long video. इसमें मैं बची हुई सारी मॉडर्न फिजिक्स कवर करूँगी, जिसमें चैप्टर्स आएंगे जैसे एटम, न्यूक्लियाई एंड द चैप्टर सेमीकंडक्टर। ये 3 चैप्टर भी बचे हुए हैं। ड्यूअल नेचर मैंने सुबह कवर कर लिया इसी चैनल पे, उसकी वीडियोस में सारी की सारी। ये 3 चैप्टर कवर करने में आई थिंक मुझे 4 घंटे लग जाएंगे। एंड नाउ लेट्स गो गाइस। 92 पेजेस हैं। एक पेज एक्चुअली एक में 4 स्लाइड्स हैं, तो 92 इंटू 4 विच इज़ 368 पेजेस हैं बेसिकली। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 368 की पूरी स्लाइड्स कवर कर लूँ। एंड या दिस इज़ हाउ आई एम गोना डू इट। और इसके साथ साथ हम इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहेंगे यहाँ पे, जैसे हमने सुबह ड्यूअल के बनाए थे वैसे ही हम अभी इसके भी शॉर्ट नोट्स प्रॉपरली बना लेंगे, ताकि हम डेली एवरी सिंगल डे आई एम गोना रिवाइज दीज चैप्टर्स। एवरी single day I'm gonna revise these chapters. Okay, so now let's start with dual guys. चलिए शुरू करते हैं। ड्यूअल हो गया था हमारा, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एटम से। एटम्स, ठीक है, तो लेट्स गो। इसमें 2 चीज़ें पढ़नी है हमें। एक एटॉमिक मॉडल, बोहर का एटॉमिक मॉडल, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग, और दूसरा हीजनबर्ग का प्रिंसिपल। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हीजनबर्ग का जो प्रिंसिपल है उसकी इक्वेशन है कि जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अनसर्टेनिटी मोमेंटम में, तो वो जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई से। h बाय जो हीजनबर्ग का कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है h बाय 2 पाई। दिस आई एम नॉट अवेयर ऑफ ना, मुझे इसका कोई अच्छे से नॉलेज है, तो आई एम नॉट गोना टेक दिस। बट मुझे ये इक्वेशन बहुत बार पूछी जाती है। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ये देखो, ये थीटा और ये एल हो गया। वैसे ये तो इसको मैं यहाँ लिख भी दूँगी एक बार, ठीक है। लेट्स गो बेबी डॉल। एटम्स, जिसको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं अच्छे से, यू कैन ईजिली रिवाइज 2x पे ये वीडियोस लगा के, बिकॉज आई एम गोना टीच इट रियली गुड। सो हीजनबर्ग का क्या है, सर्टेनिटी इन पोजीशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सर्टेनिटी इन मोमेंटम से, तो वो आती है h/4 पाई के बराबर। सर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी पोजीशन में इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं अनसर्टेनिटी मोमेंटम से, तो वो h/4 पाई के बराबर, या तो उसके इक्वल होनी चाहिए या ये अनसर्टेनिटी इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। या तो ये अनसर्टेनिटी इसके इक्वल या उसके बराबर। और दूसरा है क्या कहते हैं अपना, ये इसका ही एक सेकेंड पार्ट है, वो है कि थीटा और जब लेंथ का करें या लीनियर मोमेंटम, मुझे नहीं पता ये क्या है, h/4 पाई। तो ये 2 टर्म्स हैं जो अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि 2016 IIT में पूछा गया था, व्हाट इज़ हीजनबर्ग कॉन्जुगेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी अपॉन एरिया का भी सेम है बाय द वे, एनर्जी अपॉन एरिया का भी ऐसा ही एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो एनर्जी अपॉन डेल्टा ये इसके बराबर होना चाहिए। और क्या कहते हैं, 4 पाई तो यहाँ पे ऐसे ही है, तो E इज़ इक्वल टू P/T। एनर्जी HF के बराबर होती है ना। ओके, आई गॉट इट। एनर्जी जो है ये HF के बराबर होती है, F होता है 1/T, तो H की वैल्यू इसने लिख दी E/। ओके, आई गॉट इट। हाउ दे सॉल्व्ड इट इज़ दिस, आई वाज एक्चुअली लुकिंग एट इट दैट हाउ आर दे सॉल्विंग इट। सो दे सॉल्व्ड इट लाइक दिस कि जो एनर्जी है ये HF के बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी इज़ 1 टाइम पीरियड। सो एनर्जी इज़ इक्वल टू H इंटू टाइम, एनर्जी इंटू टाइम इज़ इक्वल टू H। 4 पाई जो है ये कांस्टेंट है, ये वैसा का वैसा रहेगा। सो डेल्टा ई इज़ इक्वल टू E इंटू T। E से E काट दो, तो एरिया जो है वो टोटल उसका चेंज डिपेंड है टाइम के ऊपर। तो सवाल हमसे पूछा गया था कि इस हीजनबर्ग में कॉन्जुगेट ऑफ एनर्जी क्या है। कॉन्जुगेट ऑफ एनर्जी है टाइम, कॉन्जुगेट ऑफ एनर्जी इज़ टाइम। ओके,
तो ये रहा हीजनबर्ग का। जे थॉमसन। अब आते हैं हम एटम के बारे में। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे जे थॉमसन के बारे में। जे थॉमसन ने कहा था कि एटम जो है ये स्फेरिकल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, सेंटर में इसका कुछ पॉजिटिव होता है, प्लम पडिंग जैसा इसका मॉडल होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये उसने गलत चीज़ कही थी कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली। मास ऑफ एटम जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो रेडियस जो है इसका वो 1 एंगस्ट्रॉन होता है, विच इज़ 10 टू दिस पॉजिटिव चार्ज मैटर। तो ये कुछ जे थॉमसन ने कहा था। थॉमसन के मॉडल का ये है पूरा का पूरा। थॉमसन ने कहा था इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, विच इज़ ट्रू बेसिकली, बिकॉज इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट होता है उतना ही जितना इसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। स्फीयर का रेडियस 10 टू द पावर 15 और वॉल्यूम 10 टू द पावर 50, ये 10 टू द पावर 10 था, वो 10 टू द पावर 15 था। कुछ इनका वॉल्यूम और वो रेडियस वो भी था। उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर ऐसे एम्बेडेड होते हैं, जैसे पडिंग में जो है वो बाकी चीज़ें एम्बेडेड होते हैं। पॉजिटिव चार्ज और होल मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये कहा था। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था। उसने अल्फ़ा गन पार्टिकल, उसने एक वो फेंकी थी गोल्ड फॉइल से, तो वो मोस्टली जो थे वो डिविएट हो गए थे, कुछ ही थे जो यहाँ तक पहुँच पाए थे। अल्फ़ा पार्टिकल्स मतलब हीलियम के एटम्स, अल्फ़ा पार्टिकल मतलब हीलियम के एटम्स। ठीक है, और इम्पैक्ट पैरामीटर पता नहीं क्या होता है। इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग, लाइक ये जो जा रहा है और ये इसके बीच का हेड ऑन कोलिजन थीटा, पता नहीं भाई ये क्या है। शॉर्टकमिंग थॉमसन मॉडल की। स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प। अच्छा, स्पेक्ट्रम नहीं बता सकते थे कि हाइड्रोजन क्या क्या क्या, स्कैटरिंग अल्फ़ा पार्टिकल की एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। ये देखो वो जो एटम का न्यूक्लियस है और जो रेडियस का न्यूक्लियस है, ये इसकी बात कर रही थी मैं, ये था वो। तो मैं इसको ना एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ। ये हो गया हीजनबर्ग का, पहला हीजनबर्ग का। लेट्स एंड इट ओवर हियर, या सो नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके, सबसे पहले एटम्स में वी टॉक्ड अबाउट क्या कहते हैं, जे थॉमसन का मॉडल। जे थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, स्फेयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज और मास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज एंड मास। और एक और चीज़ उसने कही थी कि क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ एटम जो है वो है 10 टू द पावर -10 मीटर, विच इज़ 1 एंगस्ट्रॉन। और ये तो हम, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है 10 टू द पावर -15 मीटर। एम्बेडेड हो गया, रेडियस हो गया, ये हो गया। ड्रॉबैक था स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, अनएक्सप्लेन्ड। और स्पेक्ट्रम, हाँ उसने ये भी तो कहा था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एटम। स्पेक्ट्रम, ये दो जो थे ये उसकी ड्रॉबैक्स में आ गए थे। ठीक है, फिर आए हमारे रदरफोर्ड भाई साहब। इन्होंने दिया अल्फ़ा पार्टिकल का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसमें बहुत कम थे जिन्होंने डेविएशन शो करी, मोस्टली तो ऐसे ही पास हो गए। स्पेक्ट्रम तो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे रदरफोर्ड ने। ये तो मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो ऐसे ही चले गए थे। इसका मतलब ये था कि एटम जो है वो मोस्टली हॉलो है, कुछ ही कोलाइड कर पाए थे। इसका मतलब सेंटर पे कोई बिल्कुल छोटा सा न्यूक्लियस, बहुत ही छोटा सा है इनके अकॉर्डिंगली। इंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑलमोस्ट होल मास जो है वो सेंटर में, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा का पूरा मास सेंटर पे है। इलेक्ट्रॉन कुड नॉट डिफ्लेक्ट द पार्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट होते हैं। अब रदरफोर्ड भाई साहब ने कुछ बातें कहीं। रदरफोर्ड भाई साहब ने कहा कि मोस्टली पॉजिटिव चार्ज और मास जो है न्यूक्लियस जिसको कहते हैं वो है सेंटर पे। इलेक्ट्रॉन लाइट हैं, एटम हॉलो है। ठीक है, देखो इस तरह से
अल्फ़ा पार्टिकल्स उन्होंने फेंके, मोस्टली डेविएट हो गए थे। अभी देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भाई नहीं समझ आता मुझे, मत पूछना। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हाटएवर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू kZe/r। ओके लेट्स km ओके। लार्ज डिस्टेंस अल्फ़ा पार्टिकल बहुत दूर थे, ये एक वेलोसिटी से आए, इस एटम पे टकराए, इस यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल रेस्ट पे आके वापस चला गया। तो वो क्लोजेस्ट अप्रोच जहाँ से वो एक दूसरे के आर नॉट, अच्छा यहाँ से ये डेविएट हो गया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो उसकी एनर्जी जो है वो फील्ड KQ बाय है ना, अल्फ़ा पार्टिकल है तो इसका 2e मास हो, वो चार्ज होगा, इसका चार्ज E होगा, Z इसका एटम का वो है, डिवाइड बाय r² विच इज़ क्लोजेस्ट अप्रोच प्लस 0, r0 इज़ इक्वल टू 4 kZdm। पता नहीं क्या है, कंजर्वेशन पता नहीं क्या सर पेड़ है। 2016 में सवाल पूछा गया था ये कि एक अल्फ़ा पार्टिकल है m, वो मूव कर रहा है वेलोसिटी b से, उसे बम्बार्ड किया गया एक हैवी न्यूक्लियस पे जिसका चार्ज है Ze। ओके Ze इसका चार्ज है, तो KQ बाई, तो ये फील्ड हुआ ना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं ये फील्ड नहीं, ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल ही तो उसका एनर्जी के बराबर आ रहा है। हाँ ठीक है मैं समझ गई, पोटेंशियल उसकी एनर्जी के, ठीक है 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 ठीक है। पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी KQ1 Q2 बाय R विच इज़ इक्वल टू पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी और पोटेंशियल दोनों दूसरे के बराबर है। हाँ ठीक है, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल है, ये इसको अल्फ़ा पार्टिकल एक वेलोसिटी v के साथ, ये जो ZE जिसका मास है और ये ये 2e वाला है, ZE² के डिवाइडेड बाय r², r इज इक्वल टू हाफ mv², हाफ 4 हो जाएगा, ये 4, ये m, ये v² और ये r यहाँ। अल्फ़ा पार्टिकल है जिसका m ये v के साथ बम्बार्ड कर रही है एक हैवी Ze पे। इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैं ना एक बार यहाँ से दोबारा से पढ़ना चाहूँगी। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या था, डिस्टेंस से क्लोज, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। गुड क्वेश्चन, आई गॉट इट, मैं समझ गई। मैं एक बार यहाँ लिख लूँ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओ बढ़िया था, मुझे पता नहीं था इसका मतलब ये होता है। जब अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड ऑन न्यूक्लियस तो बनता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहाँ से यह मुड़ा
रदरफोर्ड के Z1 चार्ज है, जिसको टारगेट करा उसका चार्ज है Z2, इसका मास है M2 M10, ठीक है। KZ1 Z2 बाय R स्क्वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z एनर्जी, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिंपल। ड्रॉबैक क्या था रडर, वो स्टेबिलिटी नहीं समझा पा रहा था, एक ये इसके अंदर घूम जाएगा, दूसरा मतलब वही लाइन स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाया था, तो ही कैन नॉट। ड्रॉबैक रदरफोर्ड का क्या था, उसने कहा था इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलेटिंग है। अगर वो कोई चीज़ एक्सेलेट करती है, इतना हमें पता है कि अगर वो रेस्ट में हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, अगर वो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से तो मैग्नेटिक, अगर वो एक्सेलेट कर रही है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो अगर ये एक्सेलेटिंग इलेक्ट्रॉन था, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो था वो एक्सेलेटिंग था, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए, तो EM वेव की तरह इसको काम करना चाहिए, ठीक है। तो EM वेव की तरह उसकी तरह काम करेगा, तो इसकी स्पीड तो कम होती जाएगी, तो लास्ट में जाके ये इसमें कोलाइड हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल, ऐसा होता नहीं है। और लाइन स्पेक्ट्रम भी नहीं समझा पाया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, मतलब लगातार, लेकिन ये लाइन स्पेक्ट्रम था, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ते हैं, एक सवाल MR सर ने बनाया कि अगर MR एक आर्टिफिशियल न्यूक्लियस बनाता है, 1 मीटर का न्यूक्लियस बना दिया 1 मीटर, ठीक है, और रेडियस ऑफ एटम क्या होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए कि जो रेडियस ऑफ एटम डिवाइड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है 10⁻⁻5 के पावर में होता है, ठीक है। और अगर है ना, तो MR ने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एटम का ज़्यादा बड़ा, उसका एटम का होता है 10⁻10, जिसका होता है 10⁻10, इसका होता है 10⁻15। तो एटम का इसने बना दिया इतना, तो ये x हो गया, तो x हो जाएगा ना, ये 10⁻15, 10 + 10, 10⁻5 है ना, 10⁻5 विच इज़ 100 किलोमीटर। तो अगर वो न्यूक्लियस क्या कहते हैं 1 मीटर का है, तो ये वो उसका होना चाहिए, ये मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड अ स्टेबल ऑर्बिट, ये सबको पता है। एनर्जी भी इसकी फिक्स होती है, पहली बात ये। दूसरा, ये H/2π जो मैं वहाँ पे पढ़ रही थी ऐसे करके, वो क्या है, वो है एंगुलर मोमेंटम। H/2π है एंगुलर मोमेंटम मिनिमम, और किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π। और एनर्जी वो क्या कहते हैं, आने की, इंसिडेंट की और फाइनली निकलने की, वो उसकी एनर्जी होती है फोटोन की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस पर लिखना चाहूँगी इधर, ये जो शॉर्ट नोट्स हैं। R एटम डिवाइड बाय R न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻5 एक ये। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल ऑर्बिट में होता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स। एंगुलर मोमेंटम मिनिमम इज इक्वल टू H/2π, और ये एंगुलर मोमेंटम किसी n ऑर्बिट का होता है NH/2π, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट का होगा NH/2π, और एनर्जी इंसिडेंट की माइनस एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। यहाँ तक हो गया, सेलेक्ट करूँ मैं इसको, ऐसे स्टार्ट करते हैं। 4-5 पेज पढ़ लिए, देखते हैं और कितने बचे हैं फटाफट। 92 पेज थे ना, तो 5 पढ़ दो, 87। अभी तो बहुत पेज है, कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा, हम करते रहेंगे, 4 घंटे बहुत खड़े होते हैं, ठीक है। बोहर का ये चल तो रहना भाई, यहाँ चल रहा है। बोहर का पहला पोस्टुलेट है दैट इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का रिवॉल्व कर सकता है अराउंड अ स्टेबल ऑर्बिट। बिल्कुल सही बात, बिना किसी रेडिएशन एनर्जी को एमिट करे, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट नहीं करेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी कम नहीं होगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कॉन्ट्रैक्शन में। इस पोस्टुलेट कर रहे हैं हर एटम के एक डेफिनेट
स्टेबल होता है, जिसमें वो एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी टोटल एनर्जी। एवरी पॉसिबल स्टेट, हर पॉसिबल स्टेट में उसकी एनर्जी। दे आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम। ठीक है, तो बोहर का पहला पॉस्टुलेट था ये। दूसरा पॉस्टुलेट था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड विद अ एंगुलर मोमेंटम विच इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये h ये है, NH इज इक्वल टू 2π। ये था बोहर का एंगल। थर्ड पॉस्टुलेट बोहर का वो क्या था कि वो एटॉमिक थ्योरी, ये जब क्वांटम इन सब से मिलके था, वो एक जो तीन हमने लिखे ना, वो बोहर के तीनों पॉस्टुलेट ही थे। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन माइट टेक ट्रांजिशन। हाँ, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है, और जब वो जाता है यानी डस्ट, तो एक फोटोन जो है वो एमिट होता है, जिसकी एनर्जी बराबर होती है इनिशियल और फाइनल स्टेट के डिफरेंस के बराबर में। तो ये जो हमने तीन यहाँ लिखे, ये और ये तीनों हैं बोहर के पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट 1, पॉस्टुलेट 2, पॉस्टुलेट 3। ये तीन है 3 पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर। इलेक्ट्रॉन एनर्जी चेंज करता है जब ऑर्बिट, वो फोटोन रिलीज़ करता है, और वो है ना। और ये हो गया ये। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इज एंगुलर मोमेंटम NH/2π। NH/2π 2 5 फिफ्थ ऑर्बिट। हाँ, 8th ऑर्बिट का हो सकता है। चलो भाई, वो तो हो गया। अब वेलोसिटी पढ़ते हैं। वेलोसिटी, रेडियस, टाइम, एनर्जी, ये सब पढ़ना है। बहुत चीज़ें हैं अभी। रेडियस कितने पेज का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, 11 12 13 14 14 पेजेस में मेरे कितना टॉपिक होगा? ये रेडियस और वेवलेंथ 2 टॉपिक हो जाएंगे ना 14 पेजेस में। बस ठीक है, अभी ख़त्म करती हूँ मैं ये। देखो, चलो भाई, लेट्स गो। अच्छा, ये वो जो हमने उसमें क्या कहते हैं, ये देखो, KZE/KQ/R², KQ²/R², ये फोर्स है। तो जो इसकी क्या कहते हैं, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इसके सेंट्रीपिटल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो वो जो फोर्स ये इस पे लगा रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होती है, तब जाके इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड आराम से अपने स्टेबल ऑर्बिट में घूम पाता है। तो एक तो ये हो गया। तो इसमें MVR जो है ये L के बराबर है। MVR इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं पूरा। मैं इसको निकालते हैं बैठ के। वेलोसिटी एक बार ये कर दूँगी सॉल्व। वेलोसिटी का मुझे याद है 2.18 × 10⁻6 करके होता है। और वो आगे क्या होता है वो पता नहीं। इसका है 0.529। ये मैंने कुछ याद कर रखा। 13 पॉइंट समथिंग है। एनर्जी कहाँ है? आगे होगी तो मैं देखता हूँ। हाँ, 0.539, 0.53 लिख रखा है यहाँ पर ऐसे। तो ये है, ठीक है, ये हो गया इसका। अब इसमें ना मुझे ये थोड़ा सा मुझे ना यही रहता है कि Z कहाँ है, N कहाँ है, ये वो। तो मैं एक बार इसको खुद पहले सॉल्व करके लिखती हूँ, फिर मैं देखती हूँ मुझे क्या याद है और क्या याद नहीं है। ठीक है, अब देखो ये, तो इसमें क्या होता है, KZE, एक का हो गया, E/R² = mv²/r।
एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई इज इक्वल टू एल, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होता है। तो ये से ये कट गया, के जेड ई स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर बाय एम आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। एक वी हमने यहाँ से उठा के यहाँ भेज दिया, ये हमारा बन गया एल। के जेड ई स्क्वायर एल होता है एन एच बाई 2 पाई, एन एच यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे ये होगा एक वेलोसिटी के बराबर। के बी ये बी और जेड और ई स्क्वायर ये सारे के सारे मिलके और एच ये पूरा का पूरा मिलके बन जाएगा 2.18 इंटू जेड डिवाइड बाय एन इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मेरी वेलोसिटी। अगर तो ये सही है तो मैं हूँ एक डॉन, और डॉन भाई साहब अच्छा हाँ भाई भाई साहब मेरे से भाई मैं तो हूँ स्टार हूँ मैं स्टार। मैं जैसे खुद को हाइप करती हूँ ना, मुझे लगता नहीं इस दुनिया में कोई करता भी होगा। तो हाइड्रोजन के लिए z जो है वो 1 हो जाता है, तो वेलोसिटी हो जाती है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई n। बट बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ये देख, मुझे 2.18 याद रहेगा हमेशा। अब मुझे n1 की दिक्कत नहीं होगी। अगर मुझे ज़िंदगी में कोई दिक्कत हुई तो आई सॉल्व इट देयर। बट ये बहुत ही घटिया बात होगी मेरी अगर मैं एग्जाम में बैठ के ये फॉर्मूला डिराइव करने लग पड़ी। लेट्स लर्न इट। v इज इक्वल टू जेड बाई एन, वी इज इक्वल टू जेड बाई 2z। टू के जैसा दिखता है ना z, 2 के जैसा दिखता है ना z, 2 के जैसा दिखता है ना z, 2 के जैसा दिखता है ना z, 2z। ओके, मैं बार बार लिखूँगी, आई थिंक तो याद हो जाएगा। रेडियस में उल्टा कर दो, एन आर स्क्वायर बाई जेड 0.539 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। मैं लिखती हूँ इसको। पता नहीं यार अब नैनोमीटर है कि एंगस्ट्रॉन है, यूनिट्स यहाँ लिख नहीं रखी इन्होंने। एंगस्ट्रॉन बोहर ऑर्बिट ना। मैं इसको वैसे कहती हूँ, v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। v तो z बाई एन, एन बाई जेड, 2 है ना, 2 तो z डिवाइड बाई एन, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.539 एंगस्ट्रॉम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये एम वी आर, अच्छा ये भी सॉल्व कर। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई से सॉल्व करा है इसको। मैं करूँ एक बार, मेरे को बन दो। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एम वी इंटू 2 पाई डिवाइड बाई एन एच 1 बाई आर, उल्टा कर दो, एन एच डिवाइड बाई एम वी 2 पाई इज इक्वल टू आर। ये हो गया रेडियस। अब इसमें ये वाली वैल्यूज़ तो फिक्स हैं, मास है ना। अब v हमने नया निकाला है तो v की वैल्यू डालेंगे m इंटू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड डिवाइड बाय n स्क्वायर, नहीं डिवाइड बाय n। अरे यार क्या कर रही हूँ मैं, इसमें वैल्यू पुट करनी थी। एन एच
डिवाइड बाय 2 पाई इंटू m इंटू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z इंटू n इज इक्वल टू r। तो ये n का हो जाएगा n स्क्वायर और ये हो जाएगा h n स्क्वायर 2 पाई m और z यहाँ 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 n स्क्वायर बाय z। बाकी मास और ये सब मिलके 0.539 बन जाएंगे। एंगस्ट्रॉम। अच्छा, एक बोहर का रेडियस बताना है इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस। बोहर रेडियस मतलब हाइड्रोजन का एटम, ठीक है। द सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ एन, सेकेंड ना Z1 n n2 4 0.539 इंटू 4 A0 4 A0। ये when hydrogen atom is in its first excited level, वो अपने पहले एक्साइटेड लेवल में है, मतलब N1। अब उसका रेडियस कितना होगा 4 टाइम्स। टाइम पीरियड को बाद में, तो अच्छा टाइम पीरियड भी है। टाइम पीरियड टोटल एनर्जी वो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, मतलब रेडियस को ऐसा कुछ ना। अच्छा, अभी टाइम है, मैग्नेटिक है और टोटल एनर्जी है। फिर क्वेश्चंस है ना। चलो भाई करते हैं सॉल्व, लेट्स डू इट। और भाई हमारे पास ऑप्शन भी क्या ही है। कर रहे हैं सॉल्व भाई साहब। 32 मिनट की वीडियो हुई है, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए यहाँ पे भी। नहीं छोड़ो, रहने दो। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में रेडियस हो गया, टाइम और एनर्जी बता, वही कर लेते हैं।
एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या कहते हैं, बॉन्डेड एटम के लिए, किसी भी बॉन्डेड एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक जो है वो पॉजिटिव होती है। काइनेटिव नेगेटिव एक दूसरे, काइनेटिक पोटेंशियल एक दूसरे के पॉजिटिव है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इट वुड बी कि काइनेटिक इज इक्वल, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल के नेगेटिव में। पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होगी काइनेटिक से। काइनेटिक और पोटेंशियल बिल्कुल बराबर है, बस इनमें साइन है नेगेटिव का, लेकिन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव में दुगना है काइनेटिक से। काइनेटिक इज इक्वल टू माइनस ये, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल। ठीक है। एनर्जी हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में है, ये सब ऐसे स्पेक्ट्रम में ये अलग है। एंगुलर मोमेंटम मतलब NV(R) ऑफ एन इलेक्ट्रॉन NH/2π, जिसकी एनर्जी इतनी है, जिसकी एनर्जी इतनी हो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो सकता है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल, एनर्जी इज इक्वल टू क्या कहते हैं 13.6 इंटू -13.6 n² बोहर है तो z² वैसे ही है, n² इज इक्वल टू 0.54, EV से EV कट जाएगा 0.544, और ये n² है ना, और NH/2π ये पूछा है, उसका n पूछा है बेसिकली, मुझे n निकालना है। तो डिवाइड बाय -13.6, माइनस से माइनस कट जाएगा 54 और 1.3 ये 110 1360। रूट में डाल दो ना। तो 36 के बाद क्या कहते हैं 36 के बाद आता है सीधा 7 विच इज़ 49, तो 7 ऊपर वाला होगा 7 पॉइंट समथिंग और नीचे 136 विच इज़ ऑलमोस्ट 1360 ना, 144, 12 इंटू 10 तो 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 12 इंटू 12 बाहर और अंदर रह जाएगा 24, 12 का 12 वो क्या कहते हैं 12 का स्क्वायर 144, 12 इंटू 12 144 इंटू 10, 2 इंटू 5, रूट में अंदर 10 रह गया, 2 इंटू 5 रह गया अंदर, 1/10, 7/12 रूट 10 की वैल्यू होगी 3 पॉइंट समथिंग, 2 इंटू 3.1 मान लो इसको, 12 इंटू 3.1 और 3.1 इसको 1 मान लो, यहाँ 2 कर लो तो 1/6 ना यार,
एन निकालना है ना, बोहर हाइड्रोजन मॉडल 0.54 माइनस 0.54 एनर्जी, तो 5 होगा क्या? z² बाई n² होता है यार एनर्जी, 13.6 माइनस 13.6 अपॉन n² एंड 13.6 n² इक्वल टू माइनस 0.544, रूट में डाल दो इनको, 13 12 9 3 पॉइंट समथिंग और 0.54 हाफ टू ऊपर 26 ऑलमोस्ट 5, हाँ यही आएगा आंसर। एनर्जी ऑफ फोटॉन सही है। फोर्थ ऑर्बिट की स्पीड पूछ रहा है, v इज इक्वल टू 2.18 इंटू जेड अपॉन एन हाइड्रोजन है तो z वैसे ही 1, फोर्थ ऑर्बिट है यहाँ 4 इंटू 10 टू द पावर 6 टू 1.09 0.54 धरण। ओ भाई सी के डम में नहीं होता मुझसे, सी बाय 137 इंटू 4 सी बाय 548। लाइमन बाल्मर पास्चन ऐसा लाइमन यार ये सॉल्व करने के लिए लाइमन बाल्मर पास्चर सॉल्व करने पड़ेंगे पहले, वो है कहाँ? है ही नहीं इसमें स्पेक्ट्रम। जो मुझे खुद ढूंढना जाए। अब ये देखो काइनेटिक, ये है क्या कहते हैं हमारा एक मोमेंट, यार कहाँ गया ये, हाँ ये रहा, mv² बाई आर, ये है फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों फोर्सेस को बराबर कर दिए, ये LH बाई L इज इक्वल टू mvr NH बाई 2 पाई, एक ये हो गया। एक काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी के इज इक्वल टू ये वाला, फिर ये इसके बराबर हो जाता है ना, ये इसके बराबर हो जाता है। फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू kz, ये भी छोड़ो, बस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 और वो क्या कहते हैं वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी में ऊपर z आता है z² बाई n², एक ये। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस kz बाई r, ये हो गया। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, ये हो गया। रेडियस का हो गया, रेडियस का हो गया 0.539 इंटू n² डिवाइड बाई z², ठीक है। उसके बाद एनर्जी का निकाल लिया ना, रेडियस का हो गया ये ना, तो टाइम क्या होता है, रेडियस बाय वो वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी हो गया 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू ये 2 है तो ये z डिवाइड बाय n, तो और ये वो होता है ना, तो ये हो जाए ऊपर वाली साइड n आता है ना, तो z³ n² बाय z³ n² बाय z³ n² बाय z n³ बाय z² होगा ना, हाँ n³ बाय z² हो गया टाइम, और फ्रीक्वेंसी हो गया z² बाय n³, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी देखो z² बाई n² बाई z³, ये इसका क्या कहते हैं मैग्नेटिक का थोड़ा सा डाउट है अभी, आराम से बैठ के जब मैग्नेटिक पढ़ूंगी तो मैं इसको इधर इसको सेव कर लिया और इधर मॉडर्न में आकर चिपका भी दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहते हैं अपना ये हो गए ये सब हो गए, ये हो गया ये सब कर दिया काइनेटिक, और ये सब हाइड्रोजन आटम के लिए टोटल, हाँ
हाँ ये लर्न करना है, अब एक ये लर्न करना है। ये देखो -13n² बाय z होता है ना, तो उसमें n² को 1 डाल दो, वो ये हो जाएगा। और इसमें 2² को डाल दो, 4 से इसको क्या कहते हैं 13.6 को n² टोटल एनर्जी इज इक्वल टू z -13.6 z इंटू n²। z² हाँ z² होता है ना, तो इसको 4 से डिवाइड कर दोगे ना 13.6 को, क्या कहते हैं 13.6 है ना, 13.6 को 4 से डिवाइड करोगे। अच्छा देखो -13.6 10.2 का गैप आएगा, तो ये हो जाएगा -3.4। इसमें 1.8 मतलब ऐसा कुछ गैप आता है, तो वो हो जाएगा 1.51 और फिर हो जाएगा 0.85। ये 4 याद रखने हैं कैसा, -13.6 बीच में 10.2 का गैप, तो -13.4 इसके -1.51 0.85। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड का होता है तो R4 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ऑर्बिट सेकंड वाला, तो 4 टाइम हो जाएगा 2 का। वो फिगर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड शो का, ये देखो ये काइनेटिक और ये बिल्कुल इसका उल्टा बस यहाँ, और पोटेंशियल इसका डबल होता है। कटप्पा काइनेटिक, ये कटप्पा काइनेटिक इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, एक ये काइनेटिक ट्वाइस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव, और काइनेटिक वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ऐसे ग्राफ बन रहा है। एनर्जी और रेडियस का ग्राफ है, वो रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए ऐसा ग्राफ बन रहा है। व्हाट शुड बी द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए अगर किसी की एनर्जी है। एंगुलर मोमेंटम ये मैंने सॉल्व करके निकाला था, ये इतना आता है 0.85 का 0.54, ये देखो 0.85 0.54 -1.51 0.34 माइनस ये, तो ये है फर्स्ट ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट n1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड ऑर्बिट एक्साइटेड स्टेट -1 करके निकाल दो। मैं ना इसको खुद यहाँ पे एक बार लिख के बताती हूँ, तभी जाकर मुझे ना अच्छे से समझ आएगा कि क्या है। ये देखो 1 2 3 4 5 n1 इसमें वो क्या कहते हैं अपना n1 -13.6 10.2 का गैप आएगा बीच में, -3.4 1.51 0.85 0.5 समथिंग, तो ऐसा होता है n1 n2 n3 n4 n5 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, वन बाय आर इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉन, 1 बाय आर इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉन, 1 बाय आर इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉन। ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1 बाय, अगर हमें वेवलेंथ वैसे तो डी ब्रॉगली से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर इसकी बोहर मॉडल के निकालनी हो, ये होता है 1 बाय आर, ये होता है R 1 बाय जो फाइनल ऑर्बिट हो माइनस इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर। ठीक है, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू R 1 बाय फाइनल का वो -1 बाय इनिशियल का वो। ठीक है, और वेवलेंथ 1 बाय लेमडा जो है ये क्या कहते हैं अपना फ्रीक्वेंसी ही होता है एक तरह से, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू R1 लेमडा, वो क्या कहते हैं NHC बाय लेमडा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय लेमडा, C इधर R इधर फ्रीक्वेंसी, ऐसे 1 बाय R की वैल्यू है 912 एंगस्ट्रॉन, ये है ना, ये 1.1 इंटू 10⁻⁷। लाइमन UV विजिबल, इंफ्रारेड फार इंफ्रारेड, UV विजिबल, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफन हम्फ्री। लाइमन 1 से शुरू होता है इन्फिनाइट तक, मतलब एंडिंग 1 पे, वापस 1 पे आएगा, वापस आना वापस, ये 2 3 4 ऐसे वापस कहा ना। लाइमन का फाइनल ऑर्बिट 1 है, इनिशियल ऑर्बिट 2 से शुरू हो जाता है। सबका इनिशियल ऑर्बिट नेक्स्ट के एक बात से शुरू होता है, तो अच्छे से लाइमन को समझते हैं कि ये सीरीज़। लेट्स गो, 10 तक पहुंच गए हैं, टोटल पेज है 53, 43 पेजेस आर स्टिल ओवर देयर, टाइम लगेगा। ठीक है, सो लाइमन को सॉल्व करते हैं। देखो लाइमन बाल्मर पास्चन पीफन हम्फ्री ऐसा करके होता है। तो लाइमन में सबसे, ये देखो ये लाइन है जो सबसे पास की लाइन है,
सबसे पास की लाइन, इन दोनों के बीच में 10.2 का फ़र्क है। जब इनकी एनर्जी के बीच में सबसे ज़्यादा फ़र्क है E = hc/λ, तो ये सबसे एनर्जी सबसे हाई है डिफरेंसेस सब में, ठीक है। तो नहीं, हाई तो आई थिंक सबसे दूर वाले में होगा, लास्ट लाइन ऑफ वार्मर इनिशियली फ्रॉम π1 मिनिमम लेमडा, क्योंकि एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ओके, हाँ, इसमें एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम है, तो ये होगा इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो मैं मतलब अपने तरीके से सॉल्व करती हूँ। जैसे ये N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, N इन्फिनिटी समझ लो, ठीक है। इसका मुझे पता है -13.6, दिस इज़ 10.2, दिस इज़ -1.51, दिस इज़ -0.85 एंड दिस इज़ इन्फिनिटी। तो जब यहाँ से यहाँ आएगा फाइनल, ये है N फाइनल सबका 1 होगा, ये N इनिशियल यहाँ पे, ये N इनिशियल, दिस तो वो क्या कहते हैं, उसके बाद 1/λ विच इज़ आर 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, 1/∞ -0, r = 1/n फाइनल, एंड फाइनल जो है वो सबका 1 होगा, तो 1/λ जो है वो इसमें आएगा 1 λ = 912 एंगस्ट्रॉन आता है यहाँ पे, 912 एंगस्ट्रॉन, बट फॉरगेट इट। तो ये देखो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम है। अभी इसमें ये वाली एनर्जी भी होगी और ये वाली एनर्जी भी होगी, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे ज़्यादा ऊपर से नीचे आते हैं हमारी एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ पे होगी हाई एनर्जी लास्ट लाइन में और लोएस्ट वेवलेंथ की एनर्जी इन्वर्सली, तो यहाँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो फर्स्ट लाइन की होगी। फर्स्ट लाइन की जो है वो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, लैम्डा मैक्सिमम लाइमन का, अल्फ़ा लाइन वो फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे मिनिमम होती है, एनर्जी डिफरेंस होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और ये हो गया सॉल्व हमारा पहला वाला, ठीक है। अब बाल्मर देख लो, बाल्मर में 2 से होता है, तो ये वाला हो गया इसका हाईएस्ट वेवलेंथ वाला, और ये हो गया इसका लोएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट एनर्जी लोएस्ट एनर्जी, ठीक है। 2, 3 इसको भी फर्स्ट लाइन कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ग्राउंड स्टेट है ना। लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर ये हो गई NF3। इसमें भी जो पहली 4 से 3 वाली होती है, इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, इसमें सबसे कम वेवलेंथ, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं वैसे। अब देखो, अब ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना 1991 का, पर ऐसे ग्राउंड स्टेट का -31, एनर्जी नीडेड टू हाइदर तो सेकेंड ऑक्सीडेशन मतलब N3 फ्रॉम इट्स थर्ड से उसको वापस बुलाना है ग्राउंड स्टेट पे। तो मतलब लाइमन में थर्ड स्टेट की कितनी होती है, -1.51, तो -1.51 से वो क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइज करना, भाई टोटल एनर्जी पूछे, आयनाइजेशन एनर्जी टोटल एनर्जी होती है, तो थर्ड की हो गई 1.51। एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन mv² r = m ओमेगा स्क्वायर = k q, वैसे वाले से भी सॉल्व कर सकते हो। ओमेगा = 2π ओमेगा t = 2π भी होता है, साइन ओमेगा t = 2π sin 180, वो क्या कहते हैं साइन से 60 डिग्री है ना, तो वैसा करके भी ओमेगा t 2π/t, ओमेगा जो है वो 2π/t भी होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बाय द वे दिस इज अ गुड क्वेश्चन। Okay, on a various hydrogen, which one lies completely in UV? Lyman. As n increases in n, जैसे जैसे बढ़ता है it increase difference energy। अच्छा, consecutive, सी सबका नहीं पूछा, consecutive के बीच में कम होता है, बस वैसे बढ़ता रहता है। रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम सबसे नीचे सबसे छोटू वाला और फिर बड़ा वाला। रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम सबसे जो ऊपर से आ रहा है, एमिटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ बोहर हाइड्रोजन, तो सबसे मैक्सिमम सबसे ऊपर से आने वाला सबसे नीचे वाला, तो लाइमन का जो फर्स्ट है डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी है ना, ये हो गया मिनिमम का, ऊपर से आ रहा है सबसे, ये हो गया मिनिमम का विच इज़ आर, हाँ ये निकाल दिया। और मैक्सिमम, हाँ सबसे वो क्या कहते हैं छोटू वाला ये लाइमन का ना, ये इन बोहर के मॉडल हाइड्रोजन में द रेशियो ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब टाइम का घुमाने का, तो टाइम का तो होता है n³ / z²,
तो z तो वो है, तो n क्यूब भी ऐसे सॉल्व हो जाएगा. हाउ मेनी टाइम्स इलेक्ट्रॉन गो राउंड इन फर्स्ट इन अ सेकेंड. एक सेकेंड में कितना, तो वंस t इज इक्वल टू n क्यूब बाई जेड स्क्वायर. फर्स्ट बोहर है तो ये हो जाएगा n क्यूब. फर्स्ट बोहर ऑर्बिटल मतलब n1, फर्स्ट बोहर ऑर्बिटल तो वही हुआ ना. हाँ, और टाइम का तो वो होता है ना n क्यूब और इंटू 1.51 इंटू 10⁻⁻16. तो हाँ, ये हो गया 2/3 मान लो इसको. तो ये डिवाइड फ्रीक्वेंसी, हाँ ये ऐसा, ठीक. लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट एनर्जी, सबसे नीचे वाले दो. emit photon of lowest frequency, E minimum consecutively सबसे ऊपर 403. ये 10.2 का वो ऐसा. ये मैं कहीं गलती कर दूंगी, ये इसका तो ये है, तो फिक्स है. इफ़ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आटम जम्प फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, द वेवलेंथ, मैं खुद सॉल्व करूँगी. लेमडा 1 by लेमडा इज इक्वल टू r1/n(f स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर. कहाँ से कम, थर्ड से सेकेंड में आ रहा है, थर्ड से सेकेंड में आ रहा है. 1/4 माइनस 1/9 r1 by लेमडा 36/5r. 13.6.
What should be minimum to maximum wavelength of radiation emitted? 3/4 होता है, 3/8 है, 3/4 करके 100 दोबारा कर देते टाइम के हिसाब से 310 हो गया। मिनिमम वेवलेंथ ना, मिनिमम वेवलेंथ ऊपर से आता हो, मिनिमम वेवलेंथ हो गया R, 1/R, 1/R मिनिमम, और मैक्सिमम एन अब ये बोलना क्या रेशो ना, मिनिमम टू मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम 3/4 I told you. बाल्मर, ये करना था। लिथियम का ये है फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट ऑफ ग्राउंड, इसकी कितनी हो गई? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 9, फर्स्ट एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड वैसे तो ये ये ऐसे क्वेश्चन आता है। रेडबर्ग की वैल्यू ये है, वेव नंबर 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर, लास्ट लाइन बाल्मर की एन फाइनल टू 1/4 R/4 into the power -7, 0.25 into 10 to the power -7, नहीं 10 to the power 7 फर्स्ट ऑप्शन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे छोटा वाला, लाइमन बाल्मर क्या कहते हैं, लाइमन की हो गई R 1/R, और बाल्मर की हो गई क्या कहते हैं इन्फिनिटी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ना, नहीं 1/4 4/3R लाइमन की, और बाल्मर की हो गई अपनी क्या कहते हैं R, फाइनली आया 2 पे, चला था 3 से 36 और 5R 36/5R 4/3R 9 1 5/27
13.6, वो भी 13.6 होगा. हीलियम का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट N2.
हो गया ये ख़त्म, थैंक गॉड। बस थोड़ा सा रह गया। हाइड्रोजन एटम को रेज किया जा रहा है ग्राउंड से थर्ड स्टेट में, फर्स्ट सेकेंड स्टेट एंड फोर्थ तक लेकर जा रहे हैं हम इसको। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, देखो अगर पोटेंशियल बढ़ रही है तो वो 2 काइनेटिक है, नेगेटिव एन बढ़ा रहे हैं ना हम इसका, तो काइनेटिक का फॉर्मूला होता है z²/n²। कम होगी यार, काइनेटिक कम होगी, काइनेटिक कम होगी। काइनेटिक अगर ये कम होती जाएगी ना तो ये इसके नेगेटिव में है, तो ये बढ़ेगी। आर बढ़ता जाएगा तो टोटल भी घटेगी। पोटेंशियल और टोटल सही है एक दूसरे के लिए। देख ये एनर्जी है, ये होगी n²/z² होता है ना एनर्जी, n²/z², तो ये होगा 2/z²/n² होती है ना, z²/n², तो ये होगी हीलियम की थर्ड ऑर्बिट की, ये होगी हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट की, ठीक है। पता नहीं क्या, अच्छा ये 3 एनर्जी हैं, 1 2 और 3। एक फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज एमिटेड फ्रॉम L3 to L1। अच्छा ठीक है, ये ऊपर L3 की, L2 की, L1 की, ठीक है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ एमिशन ऑफ L2/L1, ठीक है। L3 से L1 ना, तो N3 मान ले, इसको N1 मान ले। वेवलेंथ 1/λ इज इक्वल टू R। हाँ यार वो फोटोन का था ना, फोटोन का तो ये भी था कि एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू hc/λ। तो एनर्जी क्या कहते हैं, L3 की एनर्जी कितनी है, हम जेल्स की एनर्जी दे रखे हो, ठीक है। L फाइनल माइनस L इनिशियल, फाइनल इज़ 1 की एनर्जी है E/4। L इनिशियल माइनस L फाइनल था, इनिशियल तो बेसिकली 3E0/4 इज इक्वल टू hc/λ, वहाँ से आ गया है ना। और L2 से L1 की लिखा, ये बनेगी और वो कैसे हो जाएगा, ठीक है। L1 L2 L3 की दे रखी है, इसमें भी सेम वही फार्मूला लगेगा, हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ये सिर्फ जब ग्राउंड स्टेट से हो तभी पॉसिबल है कि कोई फोटोन आता है, वो रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है ग्राउंड स्टेट से। कम से कम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होना चाहिए, इतने का है तो एब्जॉर्ब होगा। एक फिगर है, तो एब्जॉर्प्शन होगा नहीं होगा। एक तो ग्राउंड 10+2 यहाँ नहीं, 10+2 यहाँ नहीं, 10+2 यहाँ नहीं, इन तीनों में क्योंकि इसमें 10+10.2 का डिफरेंस है। एटॉमिक कोलिजन, 2 एटम आके जब आपस में मिलते हैं तो एटॉमिक कोलिजन, ये एटम जो है वो इलास्टिकली मिलते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और सब जगह नहीं रहती क्या। अच्छा इनइलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसको ध्यान रख, एक्सरे प्रोडक्शन, एक्सरे
न्यूक्लियाई यहाँ से शुरू है। ये क्या है न्यूक्लियाई से पहले? एक्सरे प्रोडक्शन इज़ इन्वर्स टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया फोटोन पे गिरना और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना। काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो उसका लैम्डा मिनिमम होगा hc/λ लैम्डा मिनिमम, और काइनेटिक एनर्जी है तो वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर मैक्सिमम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत हो रहा है सब जाके पूछे जाके वहाँ पे, तो लैम्डा मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम। इंटेंसिटी ट्यूब करंट, इंटेंसिटी का सैचुरेशन करंट हाँ है, फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज से हाँ है, कनेक्शन तो पता है मुझे, EV0 ये वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। एक्सरे लो पेनिट्रेटिंग पावर एट लो पोटेंशियल डिफरेंस, हार्ड पेनिट्रेटिंग या ये नहीं समझ में आया कुछ। रिटार्डेशन ई मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम एक्सरे की, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम hc/मिनिमम, हाँ एनर्जी मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी EV पोटेंशियल, सो मिनिमम वेवलेंथ इज इक्वल टू मैक्सिमम। कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो इंटेंसिटी और वेवलेंथ का कोई कनेक्शन था, इंटेंसिटी तो करंट से था, नंबर ऑफ फोटॉन से था, Nhc/λ, ये तो एनर्जी का होगा, तो एनर्जी का होगा ना, करेक्टरिस्टिक रेडिएशन पता नहीं क्या है। ये 5th एनर्जी लेवल से ग्राउंड, N5 से N1 पे फोटॉन का एमिशन के लिए। स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम है जो 5th एनर्जी लेवल से ग्राउंड पे आ रहा है। वेलोसिटी एटम की क्या होगी? वेलोसिटी 2.18 हाइड्रोजन है, z² z/n² इज इक्वल टू 25 1/λ velocity
हो गया भाई, ये चैप्टर भी हो गया।